नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत त्रिपाठी और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम घाट पर। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। इसके पहले भी एग्ज़ाम घाट पर महिला सुपरवाइज़र को लेकर के रेगुलर क्लासेस हो रही हैं विशाखा मैम के द्वारा। और मैं आज ये क्लास लेकर के आया हूँ पाचन तंत्र को लेकर के। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना बोलूँगा कि अगले 2 महीने में आपके एग्ज़ाम होने हैं और इस 2 महीने आप लोग जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, जो महिला सुपरवाइज़र को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और सच में सीरियस हैं, मैं बस इतना बोलूँगा कि आप किसी भी चैनल से जुड़ जाओ। मेरा बेसिक चैनल अभी स्टार्टिंग है, पर मैं इस पर जान लगाने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसी शिद्दत से काम करोगे, उसी शिद्दत से मेहनत करोगे, जिस शिद्दत से मैं लगा हुआ हूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है, सिर्फ इतनी सी बात है कि अब अगले 2 महीने आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करो। चैनल से जुड़ो, किसी भी चैनल से जुड़ो, कितनी भी मेहनत करो, दिन रात एक करो, पर मेहनत को रोको मत, मेहनत को बंद मत करो। और हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की है, ये सीरीज़ एग्ज़ाम की डेट तक लगातार चलती रहेगी और सिलेबस पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत करोगे और जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको बाद के लिए नहीं छोड़ोगे। अभी क्लास चल रही है, अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तुरंत के तुरंत उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके रखो। टॉपिक को पढ़ो, तुरंत ऑब्जेक्टिव लगाओ, देखो कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या डाउट उठ रहे हैं। कोई डाउट उठ रहे हैं तो आप लोग पूछो, पर टॉपिक को ऐसे रखो ना क्लियर कि बिल्कुल एक मतलब ऑब्जेक्टिव देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप प्रश्न देखो और आपको उत्तर पता हो। और अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र की बात करें तो अंगों के द्वारा भौतिक और रासायनिक क्रिया की जाती है। और ये रासायनिक क्रिया जिन अंगों के द्वारा की जाती है वो अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, और इसी तंत्र को बोलते हैं पाचन तंत्र, है ना। तो पाचन तंत्र क्या है कि कुछ अंग होते हैं जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं और ये अंग मिल करके आपस में एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। ये तो बात हो गई पाचन तंत्र की, लेकिन पाचन क्या होता है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाचन में क्या होता है कि ये जो पाचक अंग होते हैं और इनके द्वारा निकाले जाने वाले कुछ एंजाइम होते हैं, तो ये क्या होता है, जटिल पोषक पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, जटिल पोषक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक। तो इनको काहे में परिवर्तित करते हैं, इनको बदलते हैं छोटे और घुलनशील पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए ना तो जटिल पोषक पदार्थों को सरल छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। सामान्य रूप से प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं, प्रश्न आगे से बनते हैं जो पाचन की प्रक्रिया है वहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो एंजाइम को निकालती हैं। तो पहले हम लोग अंग देख लेते हैं। तो अंग में पहला है मुख, मुख मतलब कि माउथ। दूसरा है ग्रास नली, ये है हमारा मुख वाला पोर्शन। ये है हमारी ग्लास नली या ग्रसिका, इसी को बोलते हैं इसोफेगस। ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप इसको इसोफेगस बोलते हैं। तीसरा है अमाशय, ये ग्रास नली, ये है हमारा अमाशय, ये अमाशय है। और चौथा है छोटी आंत, ये जो आपको यहाँ पास ऐसे घुमावदार आकृति दिख रही है ना, नली टाइप में, ये है हमारी छोटी आंत। और इसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत, ये आपकी जो चारों तरफ ऐसे बिल दिख रही है आयत के जैसे, ये आपकी बड़ी आंत है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में मलाशय, रेक्टम, इसमें से भोज्य पदार्थ जो है, अपशिष्ट भोज्य पदार्थ, वो निकल करके गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है ना। तो ये पूरे ये पाचन तंत्र के अंग हैं और यहीं से पूरी प्रोसेस हो पाती है पाचन की। अब आगे देख लेते हैं कि पाचन अंग तो ठीक है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी ग्रंथियां हैं जो पाचक एंजाइम निकालती हैं और उनमें कौन कौन सी ग्रंथियों की भागीदारी होती है। तो पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि, यहाँ से कुछ एंजाइम निकलते हैं जिनके बारे में आगे हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। यकृत ग्रंथि है, यहाँ से भी निकलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि है, यहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है। तो इन ग्रंथियों का योगदान पाचन क्रिया में होता है। अगला पॉइंट है प्रक्रिया का, है ना, अगला पॉइंट है प्रक्रिया का। तो प्रक्रिया की बात करें तो पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब ये होता है कि जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन जब हम लोग खाते हैं। दूसरा क्या है, पाचन। पाचन क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने भोजन ग्रहण किया, अब उस भोजन का पाचन शुरू हो जाएगा। पाचन की एक लंबी प्रोसेस है जो मैंने अभी बताई,
यहाँ से शुरू होकर के अमाशय से, छोटी आंत, बड़ी आंत से होकर के पूरा भोजन का पाचन तंत्र है, और इसमें इसी के द्वारा पाचन होती है। मेन पाचन तंत्र में हम ये पाचन ही पढ़ते हैं, और इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से अंग हैं, उनका क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद होता है अवशोषण। जो हमने पाचन हो गया, अब उसके द्वारा जो हमको प्राप्त हुआ उस भोजन से मूल तत्व, उसका अवशोषण कैसे होता है, कहाँ होता है। अगला पॉइंट है स्वांगीकरण, इसको हम लोग आगे डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद होता है लास्ट में मल परित्याग, जो अवशिष्ट बचा, क्योंकि सारा का सारा तो अवशोषण होगा नहीं, तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसका मल परित्याग के द्वारा हम लोग त्याग कर देते हैं। तो मैंने दो चीज़ पढ़ा दी, पाचन तंत्र और उसमें कौन कौन से अंग हैं, और दूसरी चीज़ें कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले अगर अंग की बात करें तो मुख आ जाता है, ग्रसिका या ग्रास नली या इसोफेगस आ जाता है, अमाशय आ जाता है जिसको हम लोग स्टमक भी बोलते हैं, फिर छोटी आंत आ जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत को ही हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बड़ी आंत आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट में भोजन बड़ी आंत के बाद, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है वो होता है रेक्टम, और उस वहाँ से गुदा द्वार के द्वारा भोजन का अपशिष्ट पदार्थ निकल जाता है ना। और ग्रंथियों में हमने 3 ग्रंथि पढ़ी हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। हमने प्रक्रिया देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब हम पाचन का पूरा हिस्सा जब पढ़ेंगे तो पहला तो अंतर्ग्रहण है, उसके बाद पाचन स्टार्ट होगा। तो हम लोग अंतर्ग्रहण देख लेते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब कुछ भी नहीं है, जो हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं ना, उसी को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, है ना। जब हम भोजन को अंदर खाते हैं तो ये है हमारा अंतर्ग्रहण। मेन पाचन स्टार्ट होता है पाचन से। पाचन, अब इसमें देखो विभिन्न पाचक अंग और ग्रंथियाँ, जो मैं बता चुका हूँ, पाचक अंग और ग्रंथियाँ के द्वारा पाचन का कार्य किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पाचन क्रिया में भोजन आहार नाल से होकर गुजरता है, जिसे पोषण नाल भी कहते हैं। अच्छा, मुख से लेकर के जो गुदा द्वार तक है ना, वो क्या है, मुख से लेकर के गुदा द्वार या रेक्टम, माउथ से लेकर के रेक्टम तक का जो है ना, जो नाल है, जो नली है, वो कौन सी नली है, वो उसी को बोलते हैं पोषण नाल, या उसी को बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल कितनी लंबी होती है, 8 से 10 मीटर की होती है, और मुख से शुरू होकर के मल द्वार तक जाती है। इसके बाद का देख लेते हैं। ये तो वही आहार नाल है जो मुख से स्टार्ट होती है। ग्रास नली मतलब इसोफेगस, अमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, और बाद में मल परित्याग। और ये जो लिखा है ना, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी को डेडुनम भी बोलते हैं, तो ये हम लोग आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ऐसे ही बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, अंधनाल, कोलोन और मलाशय। ये मैं आपको अच्छे से रटवाने वाला हूँ आगे। अब हमने भोजन को, अब यहाँ से पाचन जब देख रहे थे ना, कि हमने मुख में ग्रहण किया, लार ग्रंथि से लार मिलकर भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। और इस जो लार है, जो अपनी लार है, एक मानव की लार है, उसमें कितने परसेंट जल है, 99% जल और 1% एंजाइम है। हमारा जो लार है उसमें सिर्फ, हमारा जो सलाइवा है उसमें सिर्फ 99% तो जल ही है, एंजाइम कितना है, 1% केवल। और इसी एंजाइम के बहुत सारी विशेषताएं हैं जो पाचन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंजाइम में 2 एंजाइम मुख्य हैं, एक तो है टाइलिन, टाइलिन को ही क्या बोलते हैं, एमाइलेज, टाइलिन या एमाइलेज, और दूसरा है लाइसोजाइम। दूसरा क्या है, लाइसोजाइम। तो टाइलिन या एमाइलेज का कार्य क्या है, स्टार्च को माल्टोज में बदलना। तो जो हम खाते हैं उस भोज्य पदार्थ में स्टार्च होता है, आलू में भी स्टार्च होता है, तो ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और माल्टोज क्या है, पाचन के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। और दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जीवाणु को मारता है। तो कैसे याद कर सकते हैं, लाइसो, आपको पता है लाश, मारना, मृत्यु, ये सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अपने आप में आपको समझ में आएगा कि ये लाइसोजाइम मतलब है कि किसी को लाश कर देना, मतलब जीवाणु को मार देना। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है उसका काम क्या है, जीवाणु को मारना। और जो टाइलिन है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मुख गुहा में हो गया, जो एंजाइम मिल गए, अब भोजन जाएगा ग्रास नली में। ये है आपकी ग्रसिका या ग्रास नली। तो ये आप नली देख पा रहे होगे, तो ये ग्रास नली है। भोजन ग्रास नली से आगे बढ़कर अमाशय में पहुंचता है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, स्वाभाविक सी बात है कि इस नली में कहीं पे भी पाचन क्रिया नहीं होती है। और यहाँ से बाद भोजन कहाँ में जाता है,
अमाशय में जाता है। अब हमारा भोजन कहाँ आ चुका है? इस अमाशय में हमारा भोजन आ चुका है। अब इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। अमाशय की जठर ग्रंथि से जठर रस स्त्रावित होता है। अच्छा, जठर रस में दो एंजाइम कौन कौन से? पेप्सिन और दूसरा कौन सा है? रेनिन। दो एंजाइम कौन से हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन भी क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। और रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन, केसीन क्या है? एक प्रोटीन है। केसीन क्या है? एक प्रोटीन है। इसका पाचन करता है। आप लोग जानते हैं कि बच्चे जो है सामान्य रूप से ज़्यादातर दूध पीते हैं। अब अगर ये रेनिन एंजाइम नहीं हो तो दूध में पाए जाने वाला जो केसीन प्रोटीन है उसका पाचन कैसे होगा? और जब पाचन नहीं होगा तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो जो रेनिन एंजाइम है वो कैसीन जो प्रोटीन पाया जाता है दूध में उसका पाचन करता है। तो दो एंजाइम कौन से? पेप्सिन और रेनिन। ये दो आप याद कर लो। ये दो कहाँ है? अमाशय में है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले केसीन का पाचन करता है। केसीन क्या है? एक प्रोटीन है जो जटिल है। उसको सरल करने के लिए, पाचन करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और वो एंजाइम कौन सा है? रेनिन। ये रेनिंग नहीं है, रेनिन है। और इसी अमाशय में एक म्यूसिन कोशिका होती है। ये म्यूसिन नहीं है, म्यूसिन है। म्यूसिन, ये म्यूसिन। और इसके द्वारा जो स्त्रावित किया जाने वाला तत्व होता है वो क्या होता है? जठर रस की जो अम्लीय प्रभाव है उसको कम कर देता है। भाई बहुत ज़्यादा अम्लीय भी होना सही नहीं है। आगे देखते हैं। अमाशय की संरचना जे आकार की होती है जिसमें 1 से 3 लीटर भोजन संग्रहित हो सकता है। तो ये जो अमाशय था आपका, इसमें कितने लीटर? 1 से 3 लीटर भोजन क्या हो सकता है? संग्रहित हो सकता है। अमाशय के बाद भोजन कहाँ में जाता है? छोटी आंत में। ये आपका यहाँ से भोजन आया और ये चला गया छोटी आंत। भोजन जाता है छोटी आंत में। अब छोटी आंत में ये है छोटी आंत। तो छोटी आंत की औसत लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर। ये छोटी आंत की औसत लंबाई 7। पाइलोरिक ग्रंथि से बड़ी आंत तक। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर पाइलोरिक ग्रंथि होती है और यहाँ से ये छोटी आंत स्टार्ट होती है। ये यहाँ से घुमावदार ऐसे ऐसे, और ये वाला एक पॉइंट, ये वाले पॉइंट पर, तो ये पाइलोरिक ग्रंथि और यहाँ पर बड़ी आंत, ये यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाती है। ये वाला जो हिस्सा है वो छोटी आंत का है। अब भोजन सर्वाधिक कहाँ पाचन होता है? इसी छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। हमने जो छोटी आंत देखी है उसके प्रमुख कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं डेडुनम, दूसरे भाग को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे भाग को बोलते हैं इलियम। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। क्या बोलते हैं? DJI, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी, अग्रछुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। जो छोटी आंत का जो डेडुनम होता है वो छोटी आंत का पहला भाग होता है। इसमें क्या होता है? सर्वाधिक पाचन एंजाइम के द्वारा यही होता है। अब कौन कौन से एंजाइम के द्वारा यहाँ पाचन होता है वो हम लोग आगे अलग से पढ़ेंगे जस्ट इसी वीडियो में। तो बस अभी प्रोसेस को समझना है। तो सर्वाधिक पाचन एंजाइम के द्वारा यही होता है। इसके बाद अगला जो भाग है वो क्या है? जेजुनम। जेजुनम को बोलते हैं अग्रछुद्रांत। ये क्या होता है? ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। और जो पिछले जो डेडुनम में अग्रभाग में जो पाचन हुआ था उसका जो है तो अवशोषण कहाँ होता है? जेजुनम में होता है। तो जो भोज्य पदार्थ का एंजाइम के माध्यम से पाचन हुआ था डेडुनम में, उसका अवशोषण कहाँ होता है? उसका अवशोषण होता है जेजुनम में। इसके बाद भोजन कहाँ जाता है? इसके बाद भोजन जाता है इलियम में, मतलब कि छोटी आंत का अंतिम वाला भाग। इसी को बोलते हैं क्षुद्रांत। तो छोटी आंत का अंतिम भाग है। अब देखो, पित्त, लवण, विटामिन, इसका अवशोषण कहाँ होता है? यही होता है। और ये अवशोषण जेजुनम और इलियम में होता है। डेडुनम में पाचन होता है, अवशोषण होता है जेजुनम और इलियम में। और अवशोषण किसके द्वारा होता है?
विली के द्वारा। विली को ही क्या बोलते हैं? रसांकुर। इंग्लिश में बोलते हैं विली। विली एक ऐसी संरचना होती है जिसको मतलब ऐसे सोखता टाइप का बनाया गया है, जहाँ से कोई जल है, लवण है, विटामिन है, प्रोटीन है, उसका जो है तो क्या होता है, अवशोषण होता है, सोख लिया जाता है और शरीर में भेजा जाता है, और यहाँ से जो अपशिष्ट होता है वो आगे बड़ी आंत में चला जाता है। तो विली क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए एक ऐसी संरचना होती है जिसे रसांकुर कहते हैं। तो विली का काम है जो पचा हुआ भोजन है उसको अवशोषित करना। अब भोजन इसके बाद कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। अब हम लोग पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ, अब आ गया भोजन कहाँ? बड़ी आंत में। अब छोटी आंत का अंतिम हिस्सा क्या था आप लोग को पता है? इलियम। छोटी आंत में कितने हिस्से थे? 3 हिस्से थे, डी जे आई, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इलियम जो था छोटी आंत का अंतिम हिस्सा था। स्वाभाविक सी बात है कि छोटी आंत का अंतिम हिस्सा बड़ी आंत का पहला हिस्सा होगा। तो इलियम आगे बड़ी आंत, सॉरी हाथ नहीं है, ये क्या है? आंत है। इलियम आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है, बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अब बड़ी आंत में क्या होता है? जीवाणु होते हैं कुछ, और ये जीवाणु क्या करते हैं? किण्वन के द्वारा शेष बचे अपचित नहीं, अपचित, अपचित, अपचित। तो जीवाणु किण्वन द्वारा जो शेष अपचित भोजन है ना, उसका पाचन करने में मदद करते हैं। काहे में? बड़ी आंत में। अब वैसे तो पाचन बहुत सारी जगह से होकर के आ गया है, लेकिन बाई चांस जो भोजन अभी नहीं पचा है तो वहाँ पर क्या आ जाता है? बड़ी आंत में जो जीवाणु है ना, वो किण्वन की क्रिया करते हैं, और किण्वन की क्रिया के द्वारा भोजन को पचाने का काम करते हैं। बड़ी आंत के मुख्य कार्य को देख लें तो इसका कार्य होता है जल, खनिज और लवण, इसका पाचन और अवशोषण। किसके द्वारा किया जाता है? बड़ी आंत के द्वारा। क्या? बड़ी आंत के भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। तो इस सीकम को बोलते हैं अंधनाल, कोलोन को बोलते हैं बृहदांत्र और रेक्टम को बोलते हैं मलाशय। मैं एक बार लास्ट में पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, बस एक बार आप लोग इस प्रोसेस को समझें। कौन से एंजाइम कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या काम करते हैं, मैं सब अच्छे से बताऊंगा। छोटी आंत के 3 हिस्से, बड़ी आंत के 3 हिस्से। छोटी आंत के 3 हिस्से कौन से? डी जे आई, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के कौन से 3 हिस्से? अंधनाल मतलब सीकम, कोलोन और रेक्टम, सी सी आर। अब यहाँ क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ये है हमारी बड़ी आंत के 3 भाग। तो सीकम जिसको बोलते हैं अंधनाल, फिर दूसरा है कोलोन, और फिर आता है मलाशय या रेक्टम। तो जैसे छोटी आंत में 3 जगह भोजन गया था, आगे वाले भाग, मध्य भाग और उसके बाद वाला भाग जिसको हम लास्ट वाला इलियम, जो बड़ी आंत से जुड़ा था, वैसे ही इसका बड़ी आंत का पहला भाग होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। अब अगर सीकम की बात करें या अंधनाल की बात करें तो यह भाग छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम से जुड़ा होता है। स्वाभाविक सी बात है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आती है, तो छोटी आंत का अंतिम वाला जो हिस्सा है इलियम, वो जुड़ा होगा बड़ी आंत के पहले हिस्से मतलब अंधनाल या सीकम से। उसके बाद पचित आहार रस का अवशोषण यही होता है। अब वैसे तो सारा अवशोषण कहाँ हो गया? छोटी आंत में। किस में होता है अवशोषण? जेजुनम और इलियम में। डेडुनम में नहीं होता है, जेजुनम और इलियम में। लेकिन अगर कोई बचा है वहाँ से, छोटी आंत से, इलियम से कोई आहार बच गया है, तो उस रस का जो अवशोषण है वो कहाँ हो जाएगा? सीकम में, अंधनाल में। और इलियम से जुड़े हुए भाग के पास अंधनाल में एक 4-5 इंच लंबी एक नली निकली होती है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी नली है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। एक बार इसको देख लेते हैं ये कौन सी नली है। तो ये इस नली की बात चल रही थी, इस नली की, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नली है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, परिशेषिका, अपेंडिक्स है ना। एक बार सारांश में जब करेंगे ना तो इसको कंप्लीट करेंगे। तो इलियम से जुड़े हुए भाग के पास अंधनाल में 4-5 इंच लंबी एक नली होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जो हमने अभी दिखाई आपको। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? कोलोन में जाता है, ये दूसरा पार्ट है। ये उल्टे यू आकार की लंबी नलिका होती है। अंधनाल से निकला हुआ अपशिष्ट मतलब सीकम से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ बृहदांत्र में आता है, मतलब कोलोन में आता है। स्वाभाविक से यहाँ से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ यहाँ आएगा।
अब आहार नाल का अंतिम भाग होता है रेक्टम। ये रेक्टम भाई साहब, ये रेक्टम। अंतिम भाग में ही एक एनल कैनाल होती है, यहाँ से अपचित अपशिष्ट बाहर निकाल दिया जाता है। आहार नाल का अंतिम भाग हो गया रेक्टम, और यहाँ से जो हमने जो लास्ट में जो अपशिष्ट बचा वो हम लोग क्या करते हैं, अपशिष्ट का परित्याग मल परित्याग के माध्यम से कर देते हैं। तो ये पूरी क्या हो गई, प्रोसेस हो गई पाचन की, कि पाचन कैसे कैसे होता है। अब ये जानेंगे कि पाचन तंत्र के दौरान कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन सी ग्रंथियां जो है इस पाचन क्रिया में मुख्य भूमिका निभाती हैं, और प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये है हमारा एक चार्ट, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये है ग्रंथियाँ, ये है पाचन रस को स्त्रावित करने वाली ग्रंथियाँ, ये है उन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाले एंजाइम, और ये है उनके कार्य। मतलब देखो, जटिल से सरल करना, पाचन का मतलब यही था, जटिल से सरल करना, तो यहाँ पे भी जटिल से सरल करना। और यहाँ पे दिया हुआ कार्यस्थल कि ये पाचन कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है। तो पहले आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से निकलने वाले कौन से एंजाइम है, टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में बदलता है, मैंने बताया था। इसी टाइलिन को बोलते हैं एमाइलेज। एक मैंने और बताया था जिसका नाम था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या था, जीवाणुओं को मारना। अगर आपके भोजन में कोई जीवाणु आ गया है तो उसको मारने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, लार में मिलने वाला लाइसोजाइम। तो ये जो टाइलिन है इसके काम क्या है, ये पॉलीसेकेराइड जैसे कि स्टार्च या ग्लाइकोजन को छोटे पॉलीसेकेराइड मतलब माल्टोज में बदलता है, ये हम लोग को पता है। और स्थान कहाँ पर है, ये मुख में होता है। उसके बाद ग्रास नली में भोजन जाता है, वहाँ से मतलब नहीं है। अमाशय, अमाशय में कौन सा रस निकलता है, जठर रस। और इस जठर रस में कौन से दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन, मैंने ये भी बताया है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, और रेनिन जो है केसीन, जो दूध में मिलने वाला प्रोटीन है केसीन, इसका पाचन करता है और इसको कहे में बदल देता है, पैराकेसीन में। ये थोड़ा सा सरल हो जाता है पाचन के बाद, और ये प्रक्रिया अमाशय में ही होती है। उसके बाद एक अग्नाशय ग्रंथि है। ये पाचन की प्रक्रिया में इस ग्रंथि का नाम नहीं आया है, पर यहाँ से जो निकलने वाले रस हैं वो जाते हैं छोटी आंत में, और वो जो एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से, तो ये इतने सारे एंजाइम हैं, और इसीलिए अग्नाशय को क्या बोला जाता है, पूर्ण पाचक रस। छोटी आंत में जो आकर के मिलते हैं पूर्ण पाचक रस, जैसे कि एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेज है। इसमें से सारे नहीं, लेकिन एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज ये बहुत इंपॉर्टेंट। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोस में बदलता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉइड में बदलता है या पेप्टोन्स में बदलता है। और लाइपेज सबसे इंपॉर्टेंट, लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो प्रश्न यही बनता है कि भोजन में मिलने वाले वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है, ये कहाँ पर होता है। तो ये छोटी आंत में अग्नाशय से निकलने वाले लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है, और इसको कहे में बदला जाता है, मोनोग्लिसराइड में बदल दिया जाता है। उसके बाद आता है आंतरीय रस। हमने छोटी आंत पढ़ी, बड़ी आंत पढ़ी, तो जो आंतरीय रस है, जो छोटी आंत में ज़्यादातर, ये छोटी आंत, स्थान कौन सा है, छोटी आंत। तो यहाँ से जो आंतरीय रस निकलते हैं एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये तीन। तो माल्टेज क्या करता है, इसमें कुछ नहीं है, जो इसका नाम है उसी से ग्लूकोज में बदल देना है। माल्टेज है तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज है तो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज है तो सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और इसमें भी छोटी आंत में भी एक रस निकलता है लाइपेज, जो कि अभी अमाशय में था। तो ये लाइपेज भी क्या कर, यहाँ पे भी लाइपेज का काम यही है, वसा को कहे में बदलता है, वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। बाकी ये कुछ और हैं, ये आप देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी पता होना चाहिए। और एक ग्रंथि होती है सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका नाम है यकृत, और यकृत से निकलता है पित्त रस। पित्त रस कहाँ पर, एक थैली होती है यकृत के नीचे, पित्ताशय है, वहाँ पर स्थायी होता है। और पित्त रस का काम होता है, वसा का पाचन करता है और वसी अम्ल में बदल देता है। और ये क्रिया कहाँ होती है, ये भी क्रिया होती है छोटी आंत में।
और इसीलिए छोटी आंत में जो है, इसीलिए इस छोटी आंत में देखो, यहाँ पर भी छोटी आंत, अब अग्नाशय से निकलने वाले, आंत से निकलने वाले, यकृत से निकल, सारा का सारा पाचन ज़्यादातर छोटी आंत में होता है। इसलिए बोला जाता है छोटी आंत में जो भी होता है ना, इसको यहाँ पूर्ण पाचक रस के रूप में कहा जाता है। और भोजन का पूर्ण पाचन भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है। तो हमारा पाचन का लगभग वीडियो कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा हो गया। बाकी जो बचा हुआ है, जो कुछ भी छूट रहा है, वो MCQ के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हो तो सारांश के माध्यम से मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये देखो, ये है हमारा पाचन तंत्र। और हमने भोजन को लिया मुख में। मुख में हमको क्या मिला? लार। लार ग्रंथि से निकलने वाले 2 एंजाइम हैं। एक का नाम है एमाइलेज, एमाइलेज, और दूसरा का नाम है लाइसोजाइम। ये क्या करते हैं ये आपको पहले देख लेना है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ग्रेसिका में आता है भोजन, यहाँ पर ग्रेसिका में कोई पाचन नहीं होता। उसके बाद भोजन आ जाता है अमाशय में, इसको बोलते हैं स्टमक। और इस स्टमक में एक होता है, स्टमक में क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस जिसमें 2 एंजाइम, पेप्सिन, पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। रेनिन पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्टोन्स में बदल देता है। ये पेप्सिन। और रेनिन क्या करता है? रेनिन जो है दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केसीन, इसका पाचन कर देता है ना। उसके बाद भोजन आता है छोटी आंत में। तो जब ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है? ये छोटी आंत का पोर्शन है। इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन लंबाई में सबसे ज़्यादा ये बड़ी होती है। अब इस छोटी आंत में बहुत जगह से रस आता है। एक तो पहला तो इसका आंतरी रस, खुद का रस होता है। आंतरीय रस आपको पता है कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिन मैंने पिछली अभी जस्ट लास्ट में पढ़ाया है। उसके अलावा ये आपका देखो, एक यकृत है, ये यकृत है। और यकृत से निकलने वाला पित्त रस, और ये है आपका पित्ताशय की पोटली। इसमें आकर के पित्ताशय की पोटली में यकृत से निकलने वाला पित्त रस आ जाता है। और ये रस भी कहाँ पे आता है? छोटी आंत में। और ये छोटी आंत में भी यहाँ पर एक रस ये हो गया। और अग्नाशय से निकलने वाले रस, ये है एक ये ग्रंथि है, ये कौन सी? ये अग्नाशय है। अग्नाशय से निकलने वाले रस भी छोटी आंत में आते हैं। इसीलिए बोलता जाता है छोटी आंत को पूर्ण पाचक रस, अग्नाशयी रस। और सर्वाधिक भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। अब भोजन चला जाता है यहाँ से, यहाँ से ये रास्ता है बड़ी आंत में, और ये बड़ी आंत से घूमता हुआ भोजन ऐसे आता है और यहाँ से ये मल द्वार द्वारा यहाँ से निकल जाता है। और ये जो भाग था, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में था, इसको बोलते हैं रेक्टम, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। और रेक्टम वाला स्थान यहाँ पे है, अंतिम वाला जहाँ गुदाद्वार है, ये है कोलोन, बड़ी आंत का हिस्सा। तो ऐसे करके पूरा भोजन का पाचन हो जाता है। आंतरिक रस आपको पता है, ये सब आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। बस MCQ लगाएं, बार बार लगाएं। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।